हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, ठीक से होंगे। ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, इसका मैंने ऑलरेडी हाफ चैप्टर का लेक्चर बनाया हुआ था, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप लोग वहां से वो फर्स्ट पार्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। उसका जो सेकंड पार्ट है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो मैं इस लेक्चर में करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। And now, before I begin with the reproductive system, let me tell you all what is the meaning of reproduction. See, as we are advanced animal, mammal, we have different systems for every function. मैं हर बार ये बात कहती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक और सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह सारे लिविंग बींग्स में होता है। ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग बींग को नॉन लिविंग से अलग करने के जो कुछ पॉइंट्स है, उसमें से ये भी एक है कि नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते, लिविंग बींग रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस का मीनिंग क्या है? रिप्रोडक्शन का मीनिंग है कि अपने ही टाइप का दूसरा नया ऑफस्प्रिंग को जन्म देना। मतलब जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जो डॉग है उसके बेबीज, उसके बच्चे पपीज ही होते हैं, कैट के किटन्स ही होते हैं, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं? ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये अपने ही तरह के बच्चों को जन्म दे रहे हैं ताकि इनकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, जो इनकी नस्ल है वो चलती रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डॉग की हिस्ट्री की बात करें तो जो स्टोन एज मैन के टाइम से हम डॉग को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, हमारे साथ रख रहे हैं। अगर तब डॉग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे नहीं होते, तो क्या आज इतने लाखों सालों बाद भी हम डॉग को देख पाते? नहीं देख पाते। जिस तरह से डायनासोर क्या नहीं कर पाए, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, है ना, वो अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाए। रीजन कुछ भी हो, XYZ, लेकिन आज हम डायनासोर को देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, अपनी नस्ल को, अपने खानदान को वो आगे बढ़ा नहीं पाए। समझ रहे हो? तो रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका लाइफ में एक इम्पोर्टेंस है, ताकि जो भी एनिमल हो, प्लांट हो, वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ओके, तो आज हम इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम हमारे चैप्टर को स्टिक करके चलेंगे, जो हमारे चैप्टर में है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और भी जो भी आगे है वो हम इसमें देखेंगे। ऑलराइट, देन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिटेल दिया है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मदर और फादर। ठीक है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आउटकम हैं, मतलब कि हम हमारी मदर और हमारे फादर दोनों को रिजेंबल करते हैं। मतलब हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ आदतें, हरकतें, स्टाइल हमारे मदर जैसी है और कुछ फादर जैसी है, क्योंकि हम दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन पैक है, कॉम्बो पैक, राइट। तो जैसे कि हम सबको पता है कि कितने क्रोमोसोम हैं ह्यूमंस के पास? 46 क्रोमोसोम हैं, जिसमें से ये ऑटोजोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये भी ऑटोजोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। फीमेल्स क्या होती है? होमोगैमेटिक होती है या होमोजाइगस होती है, और मेल्स क्या होते हैं? हेट्रोजाइगस होते हैं। यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि ये XX क्रोमोसोम जो है, सेक्स क्रोमोसोम, ये दोनों ही X है, इसके लिए ये होमो है, होमो मतलब सेम, और ये XY दोनों भी डिफरेंट है, इसलिए क्या है? ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट या अदर। समझ रहे बात को? तो ये है क्या? हेट्रोजाइगस। अब हमें पता है जो फीमेल गैमेट है वो एग है,
जो मेल गैमेट है वो स्पर्म है। जब एग स्पर्म को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर ये एग है और ये स्पर्म है, तो अगर ये एग और स्पर्म दोनों मिले तो ये 44 प्लस एक्स एक्स प्लस ये 44 प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा, 88 प्लस एक्स 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 वाई हो जाता है ना। तो मतलब ह्यूमंस के तो 46 ही क्रोमोसोम होते, हमारे तो 92 हो जाते, तो हम तो कोई और ही प्रजाति बन जाते और आगे भी ऐसे ही एड ऑन हो के चलता रहता। पर ऐसा नहीं है। कितने क्रोमोसोम है हमारे पास भी? 46 क्रोमोसोम ही है। वो कैसे? क्योंकि एग में सिर्फ 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम है और स्पर्म में 22 प्लस एक्स। दो टाइप के स्पर्म होते हैं, या तो 22 प्लस एक्स वाले या तो 22 प्लस वाई वाले। तो अगर ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो क्या होगा, 44 प्लस एक्स एक्स, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगी, फीमेल। और अगर ये इससे फर्टिलाइज होता है तो क्या होगा, 44 प्लस एक्स वाई, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा, मेल। समझ रहे हो? तो मेल या फीमेल होने के चांसेस कितने हैं, 50-50%, जिसको हम क्या बोलेंगे, 1:1 का रेशो है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ये मैंने एक ऐसे ही आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। अभी इसके आगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिक रहेंगे। ऑलराइट, ओके। नाउ, जैसे मैंने पहले बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, गैमेट, जो इसके हमने स्पर्म और एग की बात की, ये दोनों क्या है, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। ये इसको कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस। इसको कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज। देखेंगे आगे और डिटेल में। देन फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस वन सेल with one set of chromosome from each parent creates genetic variation। अभी ये जो पॉइंट है जेनेटिक वेरिएशन, ये क्या है और क्यों है, अगर आप इस चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, गोनाड्स प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सिक्रीट सेक्स हार्मोन। हियर गोनाड्स इज व्हाट, दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। गैमेट्स क्या है, हमारे स्पर्म और एग। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। सेक्स हार्मोन क्या है, जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। मेल में अलग सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं और अलग कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं, देखेंगे आगे डिटेल में। ओके, सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो गोनाड्स, डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखना है। गायनेकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देखेंगे जो भी ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पर डिलीवरी होती है, मैटरनिटी होम होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, डॉक्टर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। Gynecologists are the one who studies gynecology, and gynecology is a study of female reproductive system. Okay, a urology is study of a urinary and a male reproductive system. All right. Now, let's begin with the male reproductive system. When we talk about male reproductive system, so male reproductive system के important parts हैं scrotum, penis. First of all, what is scrotum? Scrotum is a sac-like structure, pouch-like structure, which is hanging outside the abdominal cavity, right? In this scrotum, there is a pair of testes. ये भी testes है, ये भी testes है, a pair of testes, right? इन testes में क्या होता है, sperm produce होता है। Now the point is कि ये जो scrotum है, लूज स्किन का बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों हैंग कर रहा है?
रीजन इज कि ये जो टेस्टिस है ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और अगर ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता तो वहां पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का रेंज ज्यादा होता है, अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। जिस टेम्परेचर पे ये जो स्पर्म है ये वायबल नहीं होते। वायबल मतलब कि लाइव अलाइव नहीं होते। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हैंग करने के वजह से इसका 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब अराउंड 34-35, जो एकदम सुटेबल टेम्परेचर है स्पर्म को वायबल मतलब कि अलाइव रखने के लिए। समझ में आ गई बात? तो दिस इज स्क्रोटम, जिसके अंदर क्या है, टेस्टिस। नाउ ये देखो, ये साइड व्यू है। टेस्टिस में क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहां पे स्पर्म प्रोड्यूस होकर ये एपिडिडाइमिस जो है, एपिडिडाइमिस यहां पर जाके क्या होंगे, स्टोर होंगे और मैच्योर होंगे। टेस्टिस में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, एपिडिडाइमिस में मैच्योरेशन होगा। मैच्योर होने के बाद ये वास डिफरेंस से या डक्टस डिफरेंस से होते हुए कहां जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के पास जाएंगे। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स से होते हुए ये यूरेथ्रा के जरिए, अब ये यूरेथ्रा क्या है, ये यूरिन पास होने का रास्ता है। तो इन मेल्स देयर इज अ कॉमन पैसेज, there is a common passage for urine as well as sperm. This is not the case in female but in males. All right. तो ये जो यूरेथ्रा है यहां से क्या होगा, यूरिन भी पास होता है और यहां से ही क्या होगा, स्पर्म भी पास होगा। और यहां से ये जो यूरेथ्रा है ये पेनिस के टिप तक एक्सटेंड होता है। तो यहां से यूरिन भी पास होता है और यहां से स्पर्म भी पास होगा, और ये दोनों ही कहां जाएंगे, पेनिस के बाहर जाएंगे। ठीक है। ये जो रास्ते में जो ग्लैंड्स आ रहे हैं, ये ग्लैंड्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ये ग्लैंड्स क्या प्रोवाइड करते हैं, जो यूरिन यहाँ से पास हुआ होगा वो हाईली एसिडिक होता है नेचर में, तो उस एसिडिक रेंज से भी अगर स्पर्म जाएंगे, पीएच का रेंज उसका ज्यादा है तो वो स्पर्म क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। इसके लिए ये जो ग्लैंड्स है ये यहाँ पर अल्कलीन फ्लूइड, बेसिक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, ताकि क्या किया जाए, उस जगह को एसिड गुजरा हुआ है तो बेस भी गुजरे तो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। ठीक है। इसके अलावा जो ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, स्पर्म को यहां से यहां तक ट्रैवल करने के लिए, फिर वजाइना से फीमेल बॉडी में ट्रैवल करने के लिए एनर्जी की भी जरूरत है। तो ये क्या करते हैं, उसको फ्रुक्टोज प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्पर्म एनर्जी डेवलप करता है और वो अपना ट्रैवलिंग करता है। समझ गए बात? स्क्रोटम समझ गए, पेनिस समझ गए। स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस, जहां पे स्पर्म प्रोड्यूस होगा, एपिडिडाइमिस पे स्टोर होकर मैच्योर होगा, और फिर वो वास डिफरेंस से इन ग्लैंड्स से होते हुए अब जो सीमेन है, सीमेन मतलब जो स्पर्म तो है ही, प्लस जो इनके सिक्रीशंस है वो भी उसमें क्या होते जाएंगे, एड ऑन होते जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये हमने स्क्रोटम देखा। अब ये है स्पर्म। ये हाईली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, क्योंकि स्पर्म बहुत ही माइन्यूट होता है, सिंगल सेल होता है, तो ये हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये हेड है, ये इसका नेक है, या इसको मिडल पीस या मिड पीस भी कहते हैं, और ये उसका टेल है। इस पूरे स्पर्म को मूवमेंट देता सिर्फ कौन है, टेल है। इसका टेल कंटिन्यूसली क्या करता है, ऐसे 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 मूवमेंट करते रहता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है ये आगे आगे बढ़ पाता है, ट्रैवल कर पाता है। ये देख रहे हैं जो आप एक्रोसोम, ये जिसका जो एक्रोसोम है इसमें एंजाइम है, जो एंजाइम क्या करता है, एग को फर्टिलाइज करता है। अभी सुनते रहो, ध्यान रखो, आगे आगे इसके भी इमेजेस आते जाएंगे, तो रिकलेक्ट करके इसको उससे जोड़ते जाना। ठीक है। एक्रोसोम में क्या है, यहाँ पर एंजाइम्स भरा हुआ है, जो क्या करता है, एग के
मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करते हुए अंदर स्पर्म को एंट्री दिलाता है। ये क्या है, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसमें क्या है, डीएनए है। मतलब पूरा स्पर्म का जो भी जेनेटिक मटेरियल है, फादर का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो स्पर्म में कहां पर है, यहाँ पर ही है, न्यूक्लियस में है। ओके, ये जो मिड पीस है, यहाँ पर क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या है, पावर हाउस है। ये जहां भी होता है क्या करता है, एनर्जी जनरेशन का काम करता है। तो अभी हमने पीछे देखा कि स्पर्म को क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। किससे बनाता है, जो ग्लैंड्स है उसमें वो क्या करते हैं, फ्रुक्टोज भी सिक्रेट करते हैं, जिससे क्या करता है, ये एनर्जी बनाता है। ठीक है, टेल इज लाइक अ फ्लैजेलम विच इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन, ट्रैवलिंग के लिए, उसको मूवमेंट के लिए कौन मदद करता है, टेल क्या ही जो जो मूवमेंट है वो क्या करता है, उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, देन जो भी हमने बात की मेल ग्लैंड्स की, तुम्हें इतना डिटेल नहीं है, फिर भी अगर देखना हो तो वीडियो पॉज करके देख लेना कि कौन सा ग्लैंड के कौन से फ्लूइड है और उनका काम क्या है। ठीक है, 3 ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड को ही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। देन यहां तक था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये है ओवरी, यूटेरिन ट्यूब जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओके। जो ओवरी है, ओवरी प्रोड्यूसेस, आई एम सॉरी, ओवरी नेवर प्रोड्यूसेस एग। नाउ व्हाट डू आई मीन कि इट नेवर प्रोड्यूसेस एग। देखो एक बात हमेशा याद रहे, जो मेल है, मेल की टेस्टीज स्पर्म प्रोड्यूस करती है, लेकिन फीमेल की ओवरीज एग प्रोड्यूस नहीं करती, वो सिर्फ एग स्टोर करती है। जो फीमेल है वो बॉर्न ही होती है एग के साथ। ठीक है, फीमेल्स आर बॉर्न विद द एग्स। वो प्यूबर्टी के बाद क्या होते हैं, एग्स मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन ओवरीज एग प्रोड्यूस करती है, ये सरासर रॉन्ग स्टेटमेंट है। टेस्टीज स्पर्म जरूर प्रोड्यूस करते हैं, मगर ओवरी कभी भी एग प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, ये है यूट्रीन ट्यूब जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जो एग को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये यूट्रस है जहां पर बेबी रहता है और डेवलप होता है। वजाइना है जहां से क्या होगा, जो बर्थ कैनाल है जहां से जो बेबी है वो डिलीवर होता है, बाहर की दुनिया में आता है। ओके, देखते हैं और ओवेरियन फॉलिकल्स contain oocytes in various stages of development, secret estrogens। ये आप लोग एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसको मैं आगे और डिटेल में बताती हूँ। यहां पर देखो एनाटॉमी ऑफ द यूट्रस। अभी मैंने बताया कि ये ओवरी है, तो फीमेल में पेयर ऑफ ओवरीज, ये राइट ओवरी है, ये लेफ्ट ओवरी है। यहां पर भी एग्स है, यहां पर भी एग्स है। ठीक है, जो एग है वो यहाँ पर क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद में ये जो फैलोपियन ट्यूब है या यूटेरिन ट्यूब है, इसके ये जो देख रहे हो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसे कहते हैं फिम्ब्रिये। क्या कहते हैं, फिम्ब्रिये। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो क्या करते हैं, यहाँ से मैच्योर्ड एग को रिसीव करते हैं और बाद में इस ट्यूब से पास करते हैं। फर्टिलाइजेशन भी कहां पर होता है, इस ट्यूब में ही होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और एग यहां से यहां पर जाते हैं, यहां से यहां पर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो यहां पर आके इम्प्लांटेशन होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो एग
क्या होगा, एक्सेस ब्लड और म्यूकस के साथ वजाइना से बाहर आ जाएगा। तो ये जो एग मैच्योर होने का जो प्रोसेस है, इसको 28 से ये 28 से 30 डेज का क्या है, साइकिल है। ठीक है, तो फिलहाल क्या समझ में आया, ओवरी समझ में आ गया, फैलोपियन ट्यूब समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो रीजन है ये हमारा यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस है। अब ये जो यूट्रस के वॉल है ये वाला है एंडोमेट्रियम, ये वाला है मायोमेट्रियम। मैं नंबर लिख के बताती हूँ। सबसे इनर वाला है एंडोमेट्रियम, सेकंड वाला है मायोमेट्रियम और ये थर्ड वाला है पेरीमेट्रियम। अब इसमें से एंडोमेट्रियम पे ज्यादा फोकस करना है। मैंने क्या बोला कि जब एग यहाँ से मैच्योर होंगे, फिम्ब्रिय उसको रिसीव करेंगे, वो फैलोपियन ट्यूब में आएंगे। यहां से अगर स्पर्म जाता है और उसको फर्टिलाइज करता है, तो फर्टिलाइज अगर किया तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी, इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन अगर स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं करता तो वो एग क्या हो जाएगा, यहां से वो गिर जाएगा, किसके साथ, एक्सेस म्यूकस और ब्लड के साथ। अब ये ब्लड कहां से आया, तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यहां पर क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, देखेंगे आगे और डिटेल में। वजाइना क्या है, दिस पैसेज फॉर बर्थ, मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स, अ कॉमन पैसेज फॉर बर्थ, फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। व्हाट इज दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो, जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, एक्सेस ब्लड और म्यूकस के साथ बाहर आ गया, उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। Now, the female reproductive cycle is controlled by monthly hormonal cycle. Why monthly? Because the cycle of maturation of an egg takes 28 to 30 days. Okay. So, this is a hormonal cycle from the hypothalamus. हाइपोथैलेमस क्या है, मिड ब्रेन का पार्ट है जहां पर हमारा एक ग्लैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो क्या करता है, हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, सिक्रेट करता है। ओके, सो व्हाट हैपेंस इन द ओवेरियन साइकिल, चेंजेस टेक्स प्लेस इन द ओवरी ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ एग एंड आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ एग। ओके, uterine cycle, that is menstrual cycle. What happens over here, preparation of the uterus to receive fertilized ovum. Ovum is nothing but your egg. Okay, if implantation does not occur, that means if pregnancy does not occur, the functional layer of endometrium is shed during menstruation. ठीक है, यही हमने भी डिस्कस किया। Now the hormones involved, ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। So these are the 4 hormones involved in the menstrual cycle. Okay? देखो, ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स है, उसमें से एक फॉलिकल क्या होगा, ओवरी में से एक फॉलिकल, वन फॉलिकल विल स्टार्ट टू डेवलप अलोंग द oocyte प्रेजेंट इन इट। फॉलिकल के अंदर oocyte है, मतलब एग है, फॉलिकल डेवलप होगा तो एग डेवलप होगा। ठीक है, तो ये किसके चलते हो रहा है, दिस विल टेक प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH विल डेवलप follicle, which will in turn develop oocyte. This developing follicle will secrete estrogen. Now, this estrogen, under the effect of this estrogen, the endometrium of the uterus, जो inner wall था uterus का, वो develop होना start होगा, है ना। So तब तक the developing follicle, that means this one developing follicle completes its development. अब ये complete हो चुका है। अगर ये पूरा complete हो चुका है, mature हो गया है, develop हो गया है, तो ये क्या होगा, under the effect of luteinizing hormone,
ये क्या होगा, इस एग को बाहर रिलीज कर देगा। ये क्या करेगा, ओपन होगा और इसको बाहर ऐसे रिलीज कर देगा। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिस oocyte will be released out of this follicle. This will be known as ovulation. एग का मैच्योर होके फॉलिकल को बस्ट करके बाहर निकल जाना इज नथिंग बट द ओव्यूलेशन। अब जब ये बाहर आ गया एग, तो अंदर क्या बचा, कुछ नहीं, बाहर ये छिलका जैसा क्या बच गया, फॉलिकल बचा हुआ है। ओके, सो दिस फॉलिकल विल बी नाउ नोन एज कॉर्पस लूटियम। दिस विल फॉर्म व्हाट, कॉर्पस लूटियम। अब ये जो कॉर्पस लूटियम है, इट विल स्टार्ट सिक्रेटिंग दिस प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो दिस प्रोजेस्टेरॉन, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है वो और रेडी होंगे क्या करने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। ओके, राइट, सो ये यहां तक ये चारों का काम समझ में आ गया। अब क्या होगा, अगर ये oocyte जो है ये अगर 24 आवर्स में, if within 24 hours this oocyte is not fertilized, so what will happen, this corpus luteum ये inactive हो जाएगा और क्या बन जाएगा, corpus albicans. It will transform into corpus albicans. This is inactive. Okay, so due to this what will happen, secretion of estrogen and progesterone will stop. And once the secretion of estrogen and progesterone stops, what will happen, जो endometrium था it will start to degenerate. ये दोनों हार्मोन नहीं होंगे तो एंडोमेट्रियम क्या होगा, डिजेनरेट होगा, और वो डिजेनरेट होगा तो what will happen, वो अनफर्टिलाइज्ड एग और ब्लड और म्यूकस के साथ कहा हो जाएगा, वजाइना से बाहर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन, नॉट मेंसुरेशन, और मैथ्स का टॉपिक है, क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जब बिगिन होता है गर्ल्स में एट द एज ऑफ 12, 13 और 14, तो इसकी बिगिनिंग को कहते हैं मेनार्च, और ये स्टॉप होता है 45 से लेके 55 की एज के बीच में, जिसे कहते हैं मेनोपॉज। अगर एक बार मेनोपॉज हो गया मतलब सारे एग्स खत्म हो गए, फर्टिलाइजेशन कुछ भी नहीं है, तो वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च एंड द एंड ऑफ इट इज कॉल्ड मेनोपॉज। समझ में आया चारों हार्मोन का रोल। ओके, नाउ सी फर्टिलाइजेशन, जो भी हमने अभी तक बात की, ये एग है, ये स्पर्म है, बहुत सारे स्पर्म जा रहे हैं, फर्टिलाइज सिर्फ एक ही स्पर्म करेगा। ये देखो, ये जो एक्रोजोम है जो हमने डिस्कस किया था, ये एक्रोजोम ही क्या करेगा, ये जो एग है इसके मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हुए अंदर चले जाएगा, ये इसका टेल बाहर ही रह जाएगा, और उसके बाद इसको फर्टिलाइज करने के बाद ये जो एग का स्ट्रक्चर है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, जिसके बाद ये स्पर्म क्या नहीं कर सकते हैं, उसमें एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है। दिस इज व्हाट, एग प्लस एग fertilized by sperm will lead to what, fertilization. Okay, what about implantation? जैसे हमने बात की, ये ओवरी है, ओवरी में एग है, ये एग क्या होगा, मैच्योर होगा, अपने फॉलिकल से बाहर आएगा, ओव्यूलेशन होगा, है ना। तो ये देखो, ये स्पर्म क्या कर रहे हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं और उसको क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, डिवीजन चालू होगा। डिवीजन चालू होगा मतलब कि जो सेल है, सेल बहुत बार डिवाइड होगा, क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गेन, ऑर्गेन से क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जब ये तो सिंगल सेल है, जब ये क्या होंगे, बहुत बार डिवाइड होंगे, तो क्या बनेगा,
ये है सेकेंड सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ऐसे होते 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 क्या होगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन। कहां पर हो रहा है ये, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। तो ये क्या है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, मतलब ये प्रेगनेंसी है। और अगर यही फर्टिलाइज नहीं होता तो ये एग क्या होते हैं, यहां से होते 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 यहां से होते हुए बाहर आ जाते, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता। ठीक है, फेज ऑफ यूट्रिन साइकिल, डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन, ये हमने पहले ही बात की। लेवल्स कॉजेज फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम टू डिस्चार्ज रिजल्टिंग इन वजाइनल ब्लीडिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। ये एक बार मेंस्ट्रुएशन हो गया, अब नेक्स्ट साइकिल शुरू। कौन सा नेक्स्ट साइकिल, अब दूसरे फॉलिकल को मैच्योर करने का काम शुरू। ओके, सो दिस इज द, इसका मेंस्ट्रुएशन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा। दिस इज अ समरी ऑफ ओवेरियन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, काइंडली गो थ्रू। सो here are some modern methods. Due to, because of these methods, the childless couples can have child. How? In vitro fertilization, surrogacy and sperm bank. What is in vitro fertilization? In vitro fertilization में egg और sperm इनका fertilization कहाँ पर हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज होने के बाद जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को फीमेल की बॉडी में, यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब ये वो कपल करते हैं जिनमें या तो मेल्स का स्पर्म काउंट लेस होता है या तो फीमेल्स के ओविडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो। समझ रहे हो? तो पहले क्या होता था, ये लोग कभी भी खुद का बच्चा नहीं पैदा कर पाते थे, लेकिन अभी इस मेथड से मिल सकता है। सेकेंड है सरोगेसी। सरोगेसी में भी क्या है, ये एग और स्पर्म तो टेस्ट ट्यूब में ही फर्टिलाइज होंगे। यहाँ पे द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इन विट्रो में ये जो फीमेल का एग था, जो फीमेल का एग था, ये उसी के बॉडी में क्या हो रहा था, इम्प्लांटेशन हो रहा था इन विट्रो में। लेकिन सरोगेसी में ये दूसरी फीमेल की बॉडी में इम्प्लांट होगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो जो शाहरुख खान है, उनका जो थर्ड बच्चा है वो भी सरोगेसी से ही हुआ है, जिसमें स्पर्म शाहरुख खान का ही है, एग गौरी खान का ही है, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हुआ और उसको इम्प्लांट किसी सेकेंड फीमेल की बॉडी में किया गया। मतलब जो अब्राहम है, उनके तीसरे बेटे अब्राहम, इनको 9 महीने उनकी मम्मी गौरी खान ने नहीं बल्कि कोई दूसरी फीमेल ने कैरी किया 9 मंथ्स तक। समझ रहे हो बात को? तो ये होता है सरोगेसी, और इस फीमेल को, इस मदर को, जो उस बेबी को कैरी कर रही है, उसे कहेंगे सरोगेट मदर, और प्रोसेस इज सरोगेसी। ठीक है ना? जो स्पर्म बैंक है, जिस तरह से हमारा ब्लड बैंक होता है वैसे ही स्पर्म बैंक होता है, जहां पर मेल्स जो मतलब इच्छुक है वो अपना स्पर्म डोनेट करते हैं, ताकि जो भी ऐसे कपल्स है जो चाइल्ड चाहते हैं लेकिन मेल्स को जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है स्पर्म से रिलेटेड, वो है तो वुमेन क्या कर सके, वहां से स्पर्म ले सके और वो फर्टिलाइजेशन कर सके, प्रेग्नेंट हो सके और उसको भी चाइल्ड हो सके। तो वैसा होता है क्या, स्पर्म बैंक, जहां पर स्पर्म डोनेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आईवीएफ टेक्निक ही यूज करेंगे, दैट इज दिस वन। ठीक है, जो स्पर्म डोनर है उसका जो नाम, आइडेंटिटी है, वो गुप्त रखी जाती है एज पर द लॉ। ठीक है, अगर इस पे बहुत डिटेल चाहिए तो एक मूवी आई थी कुछ सालों पहले, विक्की डोनर, आयुष्मान खुराना की, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये रहे कुछ मॉडर्न मेथड्स। अभी हम लोग बात करेंगे ट्विंस की। ट्विंस भी दो टाइप के होते हैं, डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक। अभी यहां पर बात क्या है, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद
ये डिफरेंट डिफरेंट डे पे डिफरेंट डिफरेंट सेल स्टेजेस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 8वें दिन के पहले अगर विद इन 8 डेज क्या होता है, ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो सेल है उस एम्ब्रियो का अगर वो दो में डिवाइड हो जाता है। देखो डिवीजन तो यहाँ पर हो ही रहा है कंटिन्यूस। अगर क्या हो जाए, ये कंप्लीटली ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो ये सपोज कि ऐसा जो है एग, ये डिवाइड ऐसा हो जाए, ये एक पार्ट बन जाए, ये एक पार्ट बन जाए। ठीक है, ये दोनों अगर एक दूसरे से अलग हो जाए, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये दोनों भी एक एक इंडिविजुअल बन के जिएंगे। ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है। तो ऐसे केस में स्पर्म भी एक था, एग भी एक था, और एक ही एम्ब्रियो के दो पार्ट हुए, तो इससे जो ट्विन्स होंगे वो क्या होंगे, मोनोजाइगोटिक होंगे। मोनोजाइगोटिक मतलब एक ही जाइगोट के दो टुकड़े होने से वो हुए हैं। तो ये आइडेंटिकल भी होंगे। आइडेंटिकल मतलब सेम सेम दिखेंगे, और इनके जो जेंडर है, मतलब वो चाहे लड़का हो या लड़की, वो भी क्या होगा, सेम होगा। समझ रहे हो, इसे हम बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विन। लेकिन जो ये वाला केस है, ये तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैं। मतलब कभी कभार अगर ऐसा हो जाए, एक साथ एक एग की बजाय दो एग क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, और ये दो एग दो डिफरेंट स्पर्म से क्या हो, फर्टिलाइज हो, तो इनसे जो होने वाले बेबीज होंगे वो क्या होंगे, वो जुड़वा तो होंगे, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो सेम सेम नहीं दिखेंगे। ठीक है, और उनका जो जेंडर है वो भी क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। देखो ये है नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। मतलब ये दोनों दो एग, दो अलग अलग एग को दो अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है, तो इनका जो जेंडर है वो भी अलग है, और ये एक दूसरे को रिजेंबल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये मोनोजाइगोटिक केस है। अभी यहाँ पे मोनोजाइगोटिक में सेम तो सेम भी हो सकते हैं, और ये सायामिस ट्विन्स भी हो सकते हैं। सायामिस ट्विन्स का मतलब क्या होता है, ये देख रहे हो आप कैसे, किस तरह से इनकी मुंडी जुड़ी हुई है, देख रहे हो, ऐसे अलग अलग किसी किसी का चेस्ट जुड़ा हुआ होता है, कोई शोल्डर से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या हुआ, जो वो एम्ब्रियो था वो टूटने की कोशिश किया, लेकिन वो क्या हो गया, किसी एक पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऐसे वो अटैच रह गया। अब जो बच्चे हैं वो यहाँ से ये इंडिविजुअल ग्रो होता गया, यहाँ से ये ग्रो होता गया, तो या तो वो लोग मुंडी से अटैच थे तो उनकी मुंडी जुड़ी हुई है, या चेस्ट जुड़ा हुआ है, या शोल्डर जुड़ा हुआ है, तो ये मोनोजाइगोटिक भी है। और ये तो सायामीज है। सायामीज मतलब ऐसा, ये फर्स्ट केस चाइना के सायामी टाउन में देखा गया था, तब से इनका नाम है सायामीज ट्विन्स। ठीक है, तो ये जुड़े हुए हैं सायामीज ट्विन। इसके अलावा दो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ये कैसे होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, टिकटॉक पे एक बहुत ही फेमस बहनें थी, चिंकी मिंकी या सुरभि समृद्धि उनका नाम है, आप लोग जानते होंगे। वो आइडेंटिकल ट्विन्स है, मोनोजाइगोटिक, क्योंकि वो क्या दिखती हैं, सेम सेम दिखती हैं, जेंडर भी सेम है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। ओके।